दर्शकों को वीपी श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। और अभी पीछे जो एपिसोड हमने दिए, उस एपिसोड में आपने देखा सेक्शन 6 से लेके और सेक्शन 11 तक के जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम पार्ट 2 में आपको सेक्शन 11 से लेके और सेक्शन 20 के प्रोविजंस के बारे में हम आपको बताएंगे। दर्शकों, ये चीज जो हमने अभी आपको जनरल एक्सप्लेनेशंस के को डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा और जो भी हमने इसको एनालिसिस हमने सेक्शंस की है वो आपको आपके स्तर पे होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। आज हम सेक्शन 12 से आगे की बात मैं शुरू करूं तो इससे पहले मैं आपको सेक्शन 11 के उस चैप्टर की बात करूं जिसमें मैंने पर्सन को डिफाइन करते समय कहा था, और उसमें मैंने सेक्शन 397 सीआरपीसी के प्रोविजंस के बारे में मैंने आपको बताया था। सेक्शन 397 सीआरपीसी की एक हाई कोर्ट की रिवीजन पावर्स के बारे में है, और उसमें बताते हुए मैंने ये कहा था कि स्टेट जो है वो ये पर्सन की डिफिनीशन के अंतर्गत कई बार नहीं रहता है और एक्सक्लूड हो जाता है, और उस रेफरेंस में मैंने 397 की सीआरपीसी के प्रोविजंस का हवाला दिया था। तो ये कहा वो क्यों ऐसा हमने कहा वहां पे कि अगर हम देखें कि उसका इम्प्लीकेशंस क्या है स्टेट की, तो बाय इम्प्लीकेशन द स्टेट स्टैंड्स एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द वर्ड पर्सन। क्यों? क्योंकि फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ यू कैन से लिमिटिंग इट्स राइट टू अवेल द रिविजनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर 397 सीआरपीसी। तो जब भी हम रिवीजन की पिटीशन लगाई जाती हैं तो इसको राइट्स जो हैं पर्सन के रूप में, स्टेट की जो राइट्स हैं वो थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाते हैं, लिमिट्स में आ जाते हैं। इसलिए एक उसको स्टेट को उस प्रिव्यू में एक पर्सन के रूप में इसको नहीं माना जाता है। अब हम आते हैं आपको उस सेक्शंस के बारे में जहां पे हम सेक्शन 12 ऑनवर्ड्स आपको डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 12 की डेफिनेशन आपके स्क्रीन के सामने है और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी हमने आपको उसी के सामने रखी है। इसमें यह कहा गया सेक्शन 12 में पब्लिक को डिफाइन करते हुए कि द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब इंक्लूड जो वर्ड है इसमें बहुत और भी बहुत सारे चीजें सम्मिलित हैं पब्लिक के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें यह भी सम्मिलित है एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, और कोई भी समुदाय या कम्युनिटी भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो अब इसकी एनालिसिस हम क्या करेंगे कि डिफिनेशन इज नॉट इंक्लूसिव एंड डज नॉट डिफाइन द वर्ड पब्लिक। पब्लिक को ये डिफाइन नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत से चीजों को, क्लास ऑफ पब्लिक को सम्मिलित करता है और कम्युनिटी या समुदाय को भी सम्मिलित करता है। तो जब हम इसको अगर पॉपुलर पार्लेंस में अगर लें और कॉमन एक पर्सन की तरफ से लें कि उसकी डेफिनेशन पब्लिक का मतलब क्या हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि पब्लिक का मतलब पब्लिक मीन्स द जनरल बॉडी ऑफ मैनकाइंड or of nation, state or community. Sometimes it signifies the inhabitants of the particular place. तो ऐसे लोग जो पर्टिकुलर प्लेस पे के निवासी हों या एक समुदाय या स्टेट या राष्ट्र के पर्सन के रूप में हों, तो ऐसे लोगों को पब्लिक माना जाता है। और कई बार इसका एक डिस्टिंक्शन भी किया जाता है कि जब हम कहते हैं कि एक आम आदमी है या एक साधारण लोगों की बात कही जाती है, तो एक उसके एनालिसिस में ये कहा जा सकता है कि डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन द टर्म्स पब्लिक एंड जनरल। दे आर समटाइम्स यूज्ड एज synonymous. The former term is applied strictly to that which concern all of the citizens and every member of the state, while the latter means this जनरल पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ वर्ड की, includes a lesser though still a large portion of the community। तो यह है कि एक जनरल में साधारण की जब हम बात करें और एक पब्लिक की बात करें तो इनके बीच में एक दूसरे को कहा जाएगा कि वैसे तो ये दोनों पर्यायवाची हैं, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन कभी कभी जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक में राष्ट्र के सभी नागरिक आते हैं, और राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य जो है वो पब्लिक के अंतर्गत आता है। जबकि जनरल में अगर हम कहें तो ऐसे लोग संबंधित हैं, जबकि इसमें समुदाय के अधिकांश व्यक्ति इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऐसे में ये एक रुचि या एक विशेषताओं वाले लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि एक पब्लिक के रूप में है। तो जब हम पब्लिक की देखा जाए कि हम डिफाइन करें, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। अब एक AIR 1958 का एक डिसीजन है, जिसमें यह कहा गया है कि ए क्लास ऑफ आर कम्युनिटी residing in a particular locality may be come within the term of the public। तो अब यह है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, और इस डिसीजन के आधार पर हमने पब्लिक को डिफाइन भी हम लोगों ने कर रखा है। तो पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पे जो लोग रहते हैं उन्हीं को पब्लिक कहा जाएगा। प्राइवेट आदमियों को पब्लिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक जनसाधारण के जो जो व्यक्ति है उनको है, जो एक समाज में रहने वाले हैं, समुदाय के लोग हैं, इनको सेक्शन 12 के डेफिनेशन के अंतर्गत पब्लिक समझा जाएगा या माना जाएगा। अब आते हैं हम आगे। सेक्शन 13 तो इसके है ही नहीं, आपके ओमिटेड है। सेक्शन 14 पर आते हैं। सेक्शन 14 जो है आपकी है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसको डिफाइन किया गया है। और जब हम सेक्शन 14 की ओर आते हैं तो इसमें ये डिफिनीशन दी गई है कि द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब इसकी एनालिसिस अगर मुझे करना हो कि हम इसको क्या कहेंगे, तो ये बिल्कुल है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं दो तरह से हैं। अगर वो अपॉइंटेड हैं, कंटिन्यूड हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो जब भी हम सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम करें तो उसके अंतर्गत ऐसे ऑफिसर या उसके सर्वेंट उसमें सम्मिलित हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या तो कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड हो, और या वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड हो। तो ये व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डेफिनेशन के अंतर्गत ये जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इनको कहा गया है। आगे हम आते हैं अब सेक्शन 17 और 18 के रूप में, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी सिंपल। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। तो जैसे हमने आपको पीछे आपने देखा है कि सेक्शन 14 में कि सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट में अब गवर्नमेंट को फर्दर अगर हम क्लैरिफाई करें सेक्शन 17 से, तो हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे, जिसमें इंडिया को डिफाइन किया गया है। और आपने पीछे हमारे अगर आपने हमारे एपिसोड को देखा हो या प्रेजेंटेशन को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि मैंने इंडिया को जब हमने इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दी कोड हमने जब डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने इंडिया को डिफाइन करते समय इस चीज को कहा था कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये पहले की एक व्यवस्था थी, लेकिन नाउ बाय वर्च्यू ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019, that is on 9th August 2019, the word Jammu and Kashmir has been omitted। तो अब ये कह सकते हैं इंडिया मीन्स दी होल टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो बात हम कह रहे हैं, ये ओमिट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से। तो ये आपकी सेक्शन और 17 और सेक्शन 18 की डेफिनेशन है, और इसका एनालिसिस जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं है, और ये अपने आप में बहुत ही सिंपल है, साधारण सा है। अब हम आते हैं दो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस की ओर। जो सेक्शन 19 है, जो कि जज को डिफाइन करता है,
और सेक्शन 20 जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करता है। और जज किसे कहेंगे, इसको सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है कि द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment। ये एक बहुत ही सिंपल चीजें, इसको अगर फ्रैक्शन करेंगे तो इसके आगे हम एनालिसिस के रूप में देखेंगे। इलस्ट्रेशन में आप देखें बहुत ही इसको और भी क्रिस्टल क्लियर कर दिया है इलस्ट्रेशन के माध्यम से कि कलेक्टर एक्सरसाइजिंग jurisdiction in a suit under section 10 of the 1859 is a judge, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has the power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, member of panchayat is a judge also। तो ये सारे जो इलस्ट्रेशन है ये इस जज को डिफाइन करते हुए बताया गया है कि ऐसे केसेस में जो पर्सन एक प्रोसीडिंग्स में, लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, एक डेफिनेटिव जजमेंट दे रहा हो, तो ऐसे लोगों को जज की श्रेणी में रखेंगे। तो आइए हम ये देखें कि इसके एनालिसिस क्या होगी सेक्शन 19 की, और उसके क्या स्पेशल फीचर्स के रूप में सामने आते हैं अगर हम उसके एनालिसिस करते हैं। तो इसकी एनालिसिस हम क्या करेंगे सेक्शन 19 की। तो एनालिसिस के रूप में पहले पॉइंट्स का पहले फीचर्स के रूप में हम क्या कहेंगे कि एवरी पर्सन ऑफिशियली डिजिग्नेटेड ए जज इज ए जज। जिनको ऑफिशियली अगर जज कहा गया तो वो जज माने जाएंगे ऐसे व्यक्ति। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज या डिस्ट्रिक्ट जज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे ऐसे व्यक्तियों को भी माना गया है, ए पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू गिव ए डेफिनेटिव जजमेंट इज आल्सो कॉल्ड ए जज when he is exercising jurisdiction in a suit or in a legal proceeding। तो जब किसी लीगल प्रोसीडिंग में अपने पावर्स को एक्सरसाइज करता है तो ऐसे, और जिसमें वो एक डेफिनेटिव जजमेंट देता है, एम्पावर्ड, ऑलरेडी एम्पावर्ड है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक जज की श्रेणी में हम मानेंगे। ये हमने सेक्शन 19 की ही ये फ्रैक्शन हमने किया है। और तीसरा में एनालिसिस में हम तीसरे पॉइंट के रूप में क्या कहेंगे कि इसके अलावा ए बॉडी ऑफ पर्सन्स मे आल्सो कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ ए जज व्हेन ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट। तो तीसरे में एक बॉडी ऑफ पर्सन्स के रूप में जो भी व्यक्ति हैं उनको एक जज के रूप में माना जाएगा। जैसा कि आप ये जज में आप देखेंगे कि जो हमने डेफिनेशन दी गई है डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 19 में इंडियन पेनल कोड में, तो उसके साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड में भी जज को डिफाइन किया गया है। लेकिन उसमें जो जज को डिफाइन किया गया है और जो यहाँ दिया गया है उन दोनों में डिफरेंस है। तो सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 सब क्लास 8 में इसकी जज की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हमें यहाँ जज की डेफिनेशन हमको इंडियन पेनल कोड के डेफिनेशन क्लास से ही आपको लेनी है। अब हम ये देखें इसमें कि लीगल प्रोसीडिंग्स लिखा हुआ है कि अगर ए पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट इन ए सूट और इन ए लीगल प्रोसीडिंग, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जज माना गया है। तो लीगल प्रोसीडिंग किसे कहेंगे? तो लीगल प्रोसीडिंग्स दिस मीन्स ए प्रोसीडिंग रेगुलेटेड और प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ इन विच ए जुडिशियल डिसीजन मे और मस्ट बी गिवन। तो ऐसे केसेस में जहां पे रेगुलेट हो रहा हो ऐसी प्रोसीडिंग जो कि लॉ के द्वारा निर्धारित हो और रेगुलेट हो रही हो, और जहां पे एक जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय दिए जा रहे हो, तो ऐसे प्रोसीडिंग्स को एक हम लीगल प्रोसीडिंग्स के रूप में मानेंगे। तो ये हुआ हमारे एनालिसिस सेक्शन 19 के रूप में। अब आप देखें कि जज कौन है। तो जज से न केवल ऐसे व्यक्ति से संबंध है जो पद में न्यायाधीश हों,
बल्कि उस ऐसे हर उस व्यक्ति से संबंध है जो किसी विधिक या लीगल प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो सिविल हो या आपराधिक हो, अंतिम निर्णय देता हो, या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अगर अपील न की जाए तो अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किए जाने पर अंतिम हो जाए, या और ऐसे व्यक्ति लॉ के द्वारा एम्पावर किए गए हों ऐसे निर्णय को देने के लिए, तो वो जज की श्रेणी में आएंगे। और ये सारे लोग जो हमने एनालिसिस के रूप में बताया और लीगल प्रोसीडिंग्स के रूप में बताया। अब ये जो बॉडी ऑफ पर्संस के रूप में, बॉडी ऑफ पर्संस में कैसे कौन से लोग सम्मिलित होंगे जो कि जज के कैटेगरी में आएंगे, तो जैसे आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर जो बॉडी ऑफ पर्संस के रूप में आएंगे और उनको माना जाएगा कि वो जज की श्रेणी में है। यह है सेक्शन 19 की एनालिसिस के रूप में आप देखें। अब हम आते हैं सेक्शन इसमें 20 के रूप में, कि सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन करते समय क्या कहता है, कि द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स ए जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। तो बेसिकली यहाँ पे है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको डिनोट कर रहा है, एक ऐसे जज को जो इस लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है जुडिशली एक्ट करने के लिए, या एक बॉडी ऑफ जजेस जो जुडिशली एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है। तो ऐसे जज जहां वो एक्ट कर रहा है, जहां वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, वहां पे उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। तो ऐसे में एक इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि पंचायत एक्टिंग अंडर सेक्शन 19 of the having the power to try and determine suits in a is a court of justice। ये डेफिनेशन है जो सेक्शन 20 में इंडियन पेनल कोड को डिफाइन किया गया है। अब हम आते हैं कि अगर इसके एनालिसिस हम करें तो हम किस चीज की एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस बड़ी सिंपल है कि द कोर्ट ऑफ जस्टिस डज नॉट मीन द प्लेस और बिल्डिंग वेयर जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड। अदालतें या जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नहीं मानी जाएंगी जहां पे जो बिल्डिंग नहीं मानी जाती, बल्कि द जज आर जजेस हु कंडक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कोर्ट को, यहाँ पे कोर्ट टाइप हो गया, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कोर्ट। तो द टर्म कोर्ट हैज बीन डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन अगेन मैंने इंडियन एविडेंस में जो कोर्ट को डिफाइन किया गया है और जो इंडियन पेनल कोड में कोर्ट को डिफाइन किया गया है, दोनों में अंतर है। और जब हम एप्लीकेबल बनाए इंडियन पेनल कोड को देखें तो कोर्ट की डेफिनेशन वही होगी जो सेक्शन 20 इंडियन पेनल कोड में दी गई है। तो कोर्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो अभिन्न अंग है जिससे मिल के एक कोर्ट में वो प्रोसीडिंग चलती है। तो पहला तो ये है कि वो प्लेंटिफ होता है या विक्टिम होता है, और दूसरा जो उसको अपनी डिफेंड करता है डिफेंडेंट होता है, और तीसरे पर्सन के रूप में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, जिनको कि हम जज कहते हैं। तो ये मैंने किसी भी कोर्ट के ये तीन अभिन्न अंग हैं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और अगर कहें तो जज के रूप में सामने है। अब हम आते हैं कि सेक्शन 19 में किसे हम जज कहेंगे और किसे हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। तो कहा जा सकता है कि मेंबर ऑफ ए विलेज पंचायत इज कॉल्ड जज। इलेक्शन ऑफिसर जो एम्पावर्ड है नाम को इलेक्टरल रोल में नाम को रिमूव करने के लिए, वो भी जज की श्रेणी में आता है। मजिस्ट्रेट, इनको भी जज माना जाएगा। पंच जो माने जाते हैं, गांव के में पंच है, पंच जज माने जाते। और पंचायत माने यानी एवरी मेंबर ऑफ द पंचायती अदालत, जैसा कि यूपी में है, वो भी जज की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे में सेक्शन 20 की अगर हम बात करें, सेक्शन 20 की हम बात करें, तो हम ये कहेंगे कौन कौन से चीजें कोर्ट ऑफ जस्टिस में आती हैं।
तो पहली चीज है कमीशन ऑफ इंक्वायरी अंडर द पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850. It is not a, you can say, court of justice. Returning officer under the Representation of the People's Act 1951 is not a court of justice. रजिस्ट्रार जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर किया अपने केसेस को देखता है और सुनता है, वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। लेकिन रेंट कंट्रोलर कोर्ट ऑफ जस्टिस माना जाता है। तो ये आप एनालिसिस जिस आधार पे करते हैं वो सेक्शन 20 और सेक्शन 90 को अगर आप ध्यान में रखें तो उसके आधार पे आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपसे पूछी जाए कि वेदर दिस पर्सन इज कॉल्ड जज आर नॉट और दिस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस आर नॉट, तो आप इसको फिट इन कीजिए सेक्शन 19 और सेक्शन 20 में, या गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए आपको सेक्शन 14 के एनालिसिस में जाना पड़ेगा, सेक्शन में फिट इन करना पड़ेगा और फिर ऐसे व्यक्तियों को आपको कहना पड़ेगा कि क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है। और यही जब आप आगे चल के पढ़ेंगे एनालिसिस करते समय सेक्शन 21 में आप आएंगे और पब्लिक सर्वेंट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में अंतर है। ब्रॉडली हर गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन हर पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है, वो कैसे है और कैसे नहीं है, जब हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो अभी हमने आपको सेक्शन 14 पढ़ाया, लेकिन जब सेक्शन 21 डिस्कस करेंगे तो इसके दोनों की एक डेफिनेशन या उसका अंतर भी हम देखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या अंतर है। तो आज हमने जो आपको डिस्कस किया है वो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस किया, जिसमें हमने सेक्शन आगे हमने 11 से लेके और बाकी पर्सन्स को भी डिफाइन किया और आगे चीजों में सेक्शन 20 तक हम आए। और पार्ट 3 में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं सेक्शन 21 को, चूंकि एलेबोरेटेड है तो इसलिए सेक्शन 21 को ही हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सेक्शन 14 से उसके अंतर को बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप जो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर, लाइक, अपने कमेंट्स जरूर दें। आपको कैसा लग रहा है उसी आधार पे हम बाकी चीज़ों को, अपने मटेरियल या कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक दो जगहों पर कहीं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको कृपया उसके लिए क्षमा करेंगे और उसको उस चीज़ों को देख लेंगे और सुधार लेंगे। इसी के साथ मेरा पीपी श्रीवास्तव का नमस्कार। और इलीट लीगल एकेडमी आपके लिए ही है, आपके द्वारा ही कि आपको को लाइक करने के लिए या आपके समस्याओं के समाधान के लिए ही है, और आपको इस प्रोसेस को समझाने के लिए कि जुडिशल एग्जाम में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले इन डेफिनेशन क्लास को आप गंभीरता से लें, और जब आप इस गंभीरता से आप इसको ले लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी और सारी सेक्शन को एलेबोरेट करना और उसको समझाना और उसके साथ केस लॉ को डिस्कस करना बहुत ही आसान हो जाता है। आगे चलकर आप ये भी जानेंगे कि बताएंगे कि आपको आंसर किस तरह से लिखे जाने चाहिए, सो दैट कि आप यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। और जब आप मैक्सिमम मार्क्स पाते हैं तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हुए आप जुडिशियल पर्सन के रूप में जज की हैसियत से अपने कार्यभार को संभाल सकेंगे। इन्हीं हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने बात अपनी मैं खत्म कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ वाणी को। आभार।